तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित तिवारी आपके लिए एक नई सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए 10वें यूनिट को कवर करेंगे, 110 यूनिट को। लेकिन इसमें एक चेंज है, इसमें थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, इसमें हम वो सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग एमसीक्यूज की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और इन एमसीक्यूज की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें जो यूजीसी नेट द्वारा अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यूज के रूप में, उनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ अदर जो पीएससीज के पेपर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके भी प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। और कुछ नए प्रश्न हैं जो आपको किसी भी टॉपिक का पूरा एक ओवरव्यू दे देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से स्टार्ट करेंगे, उनके एमसीक्यूज को देखेंगे और प्रत्येक थिंकर में हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने इतना कर लिया तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके विषय पर हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा लिखित अपॉलजी एक संवाद है, इसमें कौन कौन से पात्र सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है सुकरात और क्रेटो, दूसरा ऑप्शन है सुकरात और पॉलीमार्कस, तीसरा ऑप्शन है सुकरात और उसके अभियोक्ता, और चौथा ऑप्शन है सुकरात और प्लेटो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर मन में सोच सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। तो आप जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्लेटो की जितने भी ग्रंथ हैं ज़्यादातर वो संवादात्मक शैली में लिखे गए हैं, संवादात्मक शैली में लिखे गए हैं, डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं। और उसमें से एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है अपॉलजी। इसका आगे चल के हम देखते हैं कि गांधी जी ने सत्यवान नाम से इसका अनुवाद भी किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है एज फार एज प्लेटो इज कंसर्न। और इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सुकरात और उसके अभियोक्ता। थर्ड यानी सी नंबर इसमें सही होगा। तो अपॉलजी जो एक ग्रंथ है प्लेटो का, संवादात्मक शैली में लिखा गया है, ये सुकरात और उसके जो अक्यूजर्स हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा था, इसके कारण उन्होंने फिर जहर का प्याला पी लिया था, उसके संदर्भ में इसमें चर्चा की गई है। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है न्यूटोनिक मैन, दूसरा ऑप्शन है अदृश्य हाथ का सिद्धांत जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ इनविजिबल हैंड कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है कानून का स्वर्ण सूत्र द गोल्डन कोड ऑफ द लॉ, चौथा ऑप्शन है राज्य एक आदर्श के रूप में द स्टेट एज एन आइडल। तो होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये बी होगा। अदृश्य हाथ का जो सिद्धांत है ये प्लेटो का नहीं है, जब बल्कि एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इसका जिक्र आता है, इनविजिबल हैंड की वो थ्योरी देते हैं। न्यूटोनिक मैन कानून का स्वर्ण सूत्र और राज्य को आदर्श के रूप में, है ना, स्टेट को, है ना, आइडल मानते हुए बातें अपनी करते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं रिलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ इनविजिबल हैंड ये एडम स्मिथ का है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। किस विचारक ने कहा कि प्लेटो की रिपब्लिक रोमांस नहीं है बल्कि भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत है? इसमें आपके ऑप्शन है जीएच सेबाइन, दूसरा ऑप्शन है डनिंग, तीसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट बार्कर, चौथा ऑप्शन है एविंस्टीन। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। इसमें जो सही आंसर है दोस्तों बी होगा, ये डनिंग का स्टेटमेंट है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें प्लेटो के जो मूल पाठों को कालानुक्रम में, आरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें सेट करना है। यानी कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया और सबसे लास्ट में कौन सा लिखा गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बढ़ते हुए देखना है, घटते हुए क्रम में। तो जैसा कि आपको पता होगा जो लॉज जो पुस्तक है ये सबसे पहले लिखी गई थी, फर्स्ट लिखी गई थी। अपॉलजी सबसे पहले लिखी गई थी। तो 3 और 1 ये आपका जिसमें सही ऑप्शन होगा इसमें ए होगा, है ना। तो सबसे पहले अपॉलजी लिखी गई थी, है ना, सबसे पहले अपॉलजी लिखी गई थी, उसके बाद रिपब्लिक लिखी गई थी, उसके बाद स्टेटमेंट लिखी गई थी और सबसे लास्ट में द लॉज लिखा गया था। अब है पांचवा क्वेश्चन, प्लेटो के संबंध में कौन सा कथन सही है? वो हमें बताना है। पहला कथन है अधिकारों की तुलना में कर्तव्य पर अधिक बल दिया है, दूसरा ऑप्शन है
आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। तीसरा ऑप्शन है वह नारीवादी नहीं था। और चौथा ऑप्शन है उसने वर्ग राज्य की बात कही। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्लेटो है उसे फर्स्ट फेमिनिस्ट का टैग दिया जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है ना। फर्स्ट फेमिनिस्ट कहने का मतलब है कि वो फेमिनिस्ट तो था, फर्स्ट फेमिनिस्ट अगर हम कह रहे हैं तो किसी थिंकर को, तो वो फेमिनिस्ट तो होगा ही। तो ये है, तो फेमिनिस्ट था, तो ये हम स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों फेमिनिस्ट था? क्योंकि हम देखते हैं कि वो स्त्रियों को भी शासन सत्ता में भागीदारी के लिए बात करता है। वो फिलोसोफर क्वींस की बात करता है कि न केवल पुरुष बल्कि रानियां भी, या जो महिलाएं हैं वो भी रानियां बन सकती हैं। तो इसमें हम अगर तीसरा स्टेटमेंट निकाल दें तो अब एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये कट जाता है। अब हमें दो ऑप्शनों में एक ऑप्शन का चूज करना है। तो दोनों ऑप्शनों में ए है, यानी अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। जो प्लेटो है वो व्यक्ति राज्य के लिए क्या कर सकते हैं इस बात पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि इस बात पर कि राज्य व्यक्ति के लिए क्या करेगा। तो कर्तव्यों पर वो ज्यादा फोकस करता है। मैंने देखा है कि उसने 3 क्लास हैं और 3 उनके अलग अलग कर्तव्य बताए हैं। तो और अगर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो उसे ही वो आगे चल के न्याय कहता है। तो कर्तव्यों पर तो बल ये देता है। तो ठीक है, अब इसमें हमें 2 स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें है कि आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। हाँ, तो आदर्श राज्य ये हम जब आप लोग प्लेटो को पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये एक यूटोपिया था, प्लेटो का ये यूटोपिया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब आपको अगर चौथा स्टेटमेंट नहीं भी पता है फिर भी आप पहला ऑप्शन इसमें टिक कर सकते हैं। हालांकि उसने वर्ग राज्य की कोई बात नहीं की है। हम बहुत आगे जब मार्क्स को पढ़ते हैं तब वो कहीं ना कहीं क्लास की बात करता है, क्लास का संदर्भ यहाँ पर आता है। तो वर्ग राज्य की बात इसने नहीं की है प्लेटो ने। अब है छठवां क्वेश्चन, जिसमें अब हम असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो कथन है कि जब तक राजा और राजकुमार दार्शनिक नहीं होंगे नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। इसका कारण क्या बताया गया है कि रिपब्लिक का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब शासन न्याय और शुभ के विचार पर आधारित हो। अब हमें बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। 4 विकल्प हैं आपके और उसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। आपने प्लेटो को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो फिलोसोफर किंग की बात करता है, फिलोसोफर किंग की बात करता है ना, जो कि शिक्षा से 50 साल की शिक्षा से ओतप्रोत होंगे और उनके अंदर गोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, उनके अंदर बुद्धि बल ज्यादा होगा। तो वो दार्शनिक राजा की बात तो करता है। दूसरी बात है, इसका कारण क्या बताया गया है कि रिपब्लिक का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब शासन न्याय और शुभ के विचार पर आधारित होगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है और ऊपर वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। लेकिन क्या ए आर की व्याख्या कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, ए आर की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। दोनों जो कथन है वो अपने आप में इंडिविजुअली तो करेक्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। रिपब्लिक कहाँ दार्शनिक राजा, तो वो अलग चीजें हैं, है ना। बेसिकली जो रिपब्लिक का उद्देश्य क्या था हमने देखा, उसका जो सब टाइटल ही है कंसर्निंग जस्टिस, तो जस्टिस वगैरह की बात करता है। फिलोसोफर किंग तो उसका एक मीन्स है जिसके माध्यम से जो आदर्श राज्य है उसको क्रिएट किया जाएगा। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है बी हो जाएगा, छठवें का बी हो जाएगा। आर और दो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अब 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। नोबल लाई उदात्त झूठ की अवधारणा किसने दी है या किससे संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली और कौटिल्य। इसमें सही ऑप्शन है बी है, प्लेटो ने उदात्त झूठ की अवधारणा दी है। बेसिकली उसने धातुओं और उससे उत्पन्न हुए लोगों के मिथ की चर्चा की है। बेसिकली उसका मानना है कि जो व्यक्ति हैं वो धातुओं से बने हैं। तो कुछ के अंदर गोल्ड की क्वालिटी पाई जाती है, कुछ के अंदर सिल्वर की क्वालिटी पाई जाती है और कुछ के अंदर कॉपर की क्वालिटी पाई जाती है। तो जिनके अंदर गोल्ड की क्वालिटी पाई जाएगी वो राजा बनेंगे, जिनके अंदर सिल्वर की क्वालिटी पाई जाएगी वो सैनिक बनेंगे, और जिनके अंदर कॉपर की क्वालिटी पाई जाएगी वो उत्पादक वर्ग में जाएंगे। तो ये 3 बातें वो करता है। ये नोबल, इसी को नोबल लाई कहता है और ऐसा बोलता है कि ये जो झूठ है ना, एक प्रकार से ये झूठ ही तो हुआ, कोई सही बात तो नहीं है। वर्तमान में अगर डॉक्टर अम्बेडकर का संदर्भ लिया जाए तो वो इस चीज को कहीं से कहीं तक नहीं मानेंगे, नकार ही देंगे।
तो इस झूठ को उसने समाज में फैलाने का प्रयास किया, या ना राजा को ये आदेश दिया कि ये झूठ फैलाया जाए समाज में। इससे क्या होगा, इससे बहता क्रिएट होगी और लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे, ये बात। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में सत्यवान के नाम से अनुवाद किया गया था? आपके ऑप्शन है क्रीटो, रिपब्लिक, अपॉलजी और चरमाइडिस। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा अपॉलजी होगा। अपॉलजी एक जो पुस्तक है, इसका प्लेटो की जो पुस्तक है अपॉलजी, है ना, ये संवादात्मक शैली में लिखी गई है, हमने पहले पढ़ा भी है। इसका गांधी जी ने सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन है, कैलिपोलिस प्लेटो के दार्शनिक, राजनीतिक दर्शन और रिपब्लिक का केंद्र है। दूसरा स्टेटमेंट है, कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम सुख मानव समुदाय। आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो बेसिकली जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है, कैलिपोलिस ही है। कैलिपोलिस ये जो आदर्श राज्य है प्लेटो का, उसके लिए ये टेक्निकल वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है ना, फॉर प्लेटोज स्टेट। तो ये प्लेटो के राजनीतिक और रिपब्लिक का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल वो एक आदर्श आइडियल स्टेट की कल्पना करता है जो कि फिलोसफर किंग के द्वारा रूल्ड होगा। तो कहीं ना कहीं कैलिपोलिस जो कि उसका एक आदर्श राज्य है, वो उसके राजनीतिक दर्शन और रिपब्लिक का केंद्र बिंदु तो होगा, तभी तो उसकी चर्चा करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, कैलिपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम सुख मानव समुदाय। तो बिल्कुल यही बात है, ये कैलिपोलिस ये एक आइडियल स्टेट है जिसे हम यूटोपिया भी कह सकते हैं, और ये एक अच्छा एवं अधिकतम सुख मानव समुदाय है। तो इसमें सही आंसर होगा सी होगा। 1 और 2 इसमें दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? पहला है धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक। दूसरा है गुफा का रूपक, एलेगरी आपके। तीसरा है स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। और चौथा ऑप्शन है आपके पास विभाजित रेखा का रूपक, डिवाइडिंग लाइन मेटाफर। तो गोल्डन मीन का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपको पता हो तो ये अरिस्टोटल का ये सिद्धांत है। तो 3 तो नहीं होगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन कट जाते हैं। अब हमें देखना है कि 2 और 4 सभी में आ रहे हैं। 2 और 4 तो गुफा का रूपक, एलेगरी ऑफ केव और डिवाइडिंग लाइन मेटाफर इसने दिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ए शामिल है कि नहीं है। तो हमने जब अभी पढ़ा था जो नोबल लाई है, ये उसी से संबंधित है, तो ये भी उसमें शामिल था। तो 1, 2, 4 इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ है। शिक्षा और साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ है। इसका रीजन क्या बता रहा है कि शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह व्यक्ति के चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। तो हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है, ये तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आइडियल स्टेट अगर स्टेब्लिश होगा तो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही ही है। शिक्षा और साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ है। क्यों? क्योंकि आइडियल स्टेट तभी स्टेब्लिश होगा जब वो फिलोसफर किंग के द्वारा रूल्ड होगा, और फिलोसफर किंग को पाने के लिए 50 साल की शिक्षा व्यवस्था बताता है ना। 20 साल तक सभी को शिक्षा दी जाएगी, जो यहाँ पर फेल हो जाएंगे फिर वो उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे, है ना। मोटा मोटा बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर एक और परीक्षा चलेगी, 35 वर्ष में एक परीक्षा होगी जहाँ पर फेल होने वाले व्यक्तियों को सैनिक वर्ग में डाल दिया जाएगा, और जो इससे आगे भी मेरिटोरियस होगा वो आगे जाएगा, 50 साल तक शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर वो फिलोसफर किंग या क्वींस बन सकता है। तो शिक्षा है। फिर साम्यवाद भी है। साम्यवाद शिक्षा एक सकारात्मक एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे मानसिक और शारीरिक जो ट्रेड्स हैं, जो विशेषता है, उसको इनहेंस करने का बात करते हैं, व्यक्ति के चरित्र से संबंधित है। जबकि साम्यवाद है ये निगेटिव है, इन द सेंस कि ये तो इंटरनली हमारे अंदर स्वयं से हमारे अंदर नियंत्रण स्टैब्लिश करेगा शिक्षा, लेकिन जो साम्यवाद है प्लेटो उसके माध्यम से शासक वर्ग के ऊपर एक बाहरी एक्सटर्नल रिस्ट्रेन लगाना चाहता है, एक्सटर्नल नियंत्रण लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि 1% का भी डाउट ना रहे कि कोई जो राजा है वो भ्रष्ट हो जाए। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल सही हैं।
क्या आर ए की व्याख्या कर रहा है? तो बिल्कुल ए आर की व्याख्या कर रहा है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। अब है दूसरा, प्लेटो के 12वां क्वेश्चन है, प्लेटो के रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सच बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना। दूसरा ऑप्शन है अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। फिर है तीसरा है भौतिक चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाहन करना। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक को उसका दे देना। तो आपने अगर प्लेटो को पढ़ा होगा तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को, तो ये आंसर आप बहुत ही आसानी से टिक कर लेंगे। इसमें है अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। तो फॉर एग्जांपल उसका एक स्टेटमेंट है, वन क्लास वन वर्क वन ड्यूटी। तो एक क्लास होगी, फॉर एग्जांपल फिलोसफर किंग की क्लास है, या शासक वर्ग की क्लास है ना, रूलर्स की क्लास है। उनका एक काम क्या होगा? शासन करना, और उनका एक कर्तव्य होगा शासन को अच्छे से चलाना कुल मिला के। तो उनकी जो ड्यूटी है ना, उनका जो कार्य है शासन करने का, वो उसे अच्छी तरीके से अपनाएं। इसे हम नॉन इंटरफेरेंस का भी सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, ना तो शासक सैनिक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा जिसका काम है रक्षा करना, और न उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। तो अपने कर्तव्यों का अगर आप निर्वहन कर रहे हैं, जिस क्लास में हैं, वो जो आपको दायित्व दिए गए हैं उसका निर्वहन कर रहे हैं, तो प्लेटो के लिए यही न्याय है ना। और इसे हम नॉन इंटरफेरेंस का सिद्धांत भी कहते हैं, कार्य विशेषीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ये सभी इसके समानार्थी शब्द हैं। फिर है 13वां क्वेश्चन, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है, या टिप्पणी किसने की है? इसमें ऑप्शन है आपके मैक्सी, सेवाइन, डनिंग और मैकिलवेन। आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा, ये सीसी मैक्सी का कथन है, सीसी मैक्सी का कथन। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। तीसरा है प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है। और चौथा है प्लेटो के लेख संवादात्मक शैली में लिखे गए हैं, संवाद के रूप में लिखे गए हैं। तो अगर आप है ना, इसमें मैंने समझा भी दिया है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका उपशीर्षक ही है कंसर्निंग जस्टिस, पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दूसरा है श्रम विभाजन में विश्वास करता है, बेसिक है ना, उसका जो न्याय का सिद्धांत है उसे हम वर्ग स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये भी है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहते हैं इसका उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन हो जाए, है ना, श्रम विभाजन। कार्य विशेषीकरण से प्लेटो का क्या संदर्भ है? श्रम का विभाजन हो जाए। और इसके जो डायलॉग हैं, ये इसके जो लेख हैं वो डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका कार्यों का विभाजन आवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप माना गया है। तीसरा ऑप्शन है एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति थी। और चौथा ऑप्शन है राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता एवं अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर सोचिए। होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। इसमें जो असत्य है वो पहला ही स्टेटमेंट इसमें असत्य है, कार्यों का विभाजन आवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं करता है। नहीं, कार्यों का विभाजन आवृत्ति के अंतर पर ही निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि उसने 3 क्लासेस जो एक प्रकार से बनाने का प्रयास किया है, जैसे जो कि गोल्ड से, जिनके अंदर गोल्ड के गुण होंगे वो राजा बनेंगे, तो जिनके अंदर एक प्रकार से गोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे वो ना राजा बनेंगे, जिनके अंदर सिल्वर के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे या जिनके अंदर सैनिक बनने की ट्रेड्स होंगे, एप्टीट्यूड होगा, वही ना सैनिक बन पाएंगे। तो कार्यों का विभाजन आपकी एटीट्यूड पर या आपके एप्टीट्यूड पर निर्भर करेगा, है ना। आप क्रिकेटर बनेंगे कि संगीतज्ञ बनेंगे, ये आपके एप्टीट्यूड पर निर्भर करता है, आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है कि आपका रुझान संगीत की तरफ है कि क्रिकेट की तरफ है कि पॉलिटिक्स की तरफ है कि इस फील्ड में आपका रुझान है। तो आपको कार्य वही दिया जाएगा जहां पर आपको रुझान होगा, जहां पर आपका रुझान होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यों को व्यक्तियों का बृहद रूप माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप मानता है। उसका कहना है कि जो राज्य है ये
सहतूत के वृक्ष से निर्मित नहीं होता है। स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ एन ओक, ये सहतूत के वृक्ष से पैदा नहीं होता है, बल्कि उसमें रह रहे लोगों के जो कैरेक्टर हैं, उनके जो चरित्र हैं, उन्हीं से राज्य का निर्माण होता है। तो भारत के का चरित्र कैसा होगा? जो भारत के लोगों का चरित्र होगा ना, इन जनरल। जापान का चरित्र कैसा होगा? जो वहाँ के लोगों का चरित्र होगा इन जनरल। तो व्यक्तियों को, राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप प्लेटो मानता है। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति थी, इवन वो फिलासफर क्वींस तक बन सकती थी प्लेटो की नज़र में। राजनीतिज्ञों की अनुभवता एवं क्षमता लोकतंत्र का कारण है। बेसिकली जो प्लेटो है वो डेमोक्रेसी को रूल ऑफ इग्नोरेंट मासेस कहता है, रूल ऑफ इग्नोरेंट मासेस कहता है। अनभिज्ञ और अक्षमता जिनके अंदर होती है, वो प्लेटो की नज़र में लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ए होगा, और हमारा आंसर भी ए होगा। अब हम 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, या असर्शन क्या है? प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना ही राय है। कारण क्या है इसका? सही मत या राय ही ज्ञान है। तो प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना ही राय है। प्रत्यक्ष ज्ञान इन द सेंस कि आप याद करिए, प्लेटो जब एलगोरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट देता है, गुफा का दृष्टांत देता है, उसमें क्या बोलता है कि जो गुफा में बैठे हुए लोग हैं, तो परछाइयों को देख के उसी ही वो वास्तविक समझ रहे थे। वो वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हम वर्ड ऑफ मैटर का ज्ञान लिए बैठे हैं। हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? हमें वर्ड ऑफ आइडिया का ज्ञान प्राप्त करना है, हमें वर्ड ऑफ गॉड का ज्ञान प्राप्त करना है, हमें गुफा के बाहर जो पूरा रियल वर्ड है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो प्रत्यक्ष, वो ज्ञान सत्य नहीं है। असली ज्ञान कहाँ है? वर्ड ऑफ गॉड में, वर्ड ऑफ आइडिया में। और राय भी ज्ञान नहीं हो सकता है, आपका ओपिनियन नॉलेज नहीं हो सकता है। कारण राय, सही राय या मत ही ज्ञान है। तो राय तो कहीं से कहीं तक ज्ञान है ही नहीं। तो रीजन तो गलत है। क्या असर्शन सही है? तो हाँ, असर्शन सही है। तो ए तो सत्य है लेकिन आर गलत है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। 17वां ऑप्शन है, 17वां क्वेश्चन है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा यानी एपिटेटिव शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? आपके ऑप्शन है सैनिक, दूसरा ऑप्शन है शासक, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक वर्ग, और चौथा ऑप्शन है न्यायाधीश। तो बेसिकली जो एपेटाइट है ये भूख से संबंधित है ना। एपेटाइट का सही अर्थ ही होता है भूख, और भूख किसके अंदर है? उत्पादक वर्ग के अंदर है। इसीलिए तो वो कृषक वर्ग में गए, उत्पादक वर्ग में गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भूख है, उनके अंदर एपेटाइट पाई जाती है, डिजायर पाई जाती है। तो ये उत्पादक वर्ग से संबंधित है। 17वां में जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से संबंधित है? पहला है, यह सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षा शारीरिक और मानसिक विकास का साधन है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षा मानसिक व्याधियों का बाह्य निदान है। चौथा ऑप्शन है, शिक्षा मानसिक व्याधियों का आंतरिक निदान। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपको पता करना है, तो यह सदाचार एवं सत्य की अनुभूति का साधन है, बिल्कुल साधन है। शिक्षा शारीरिक और मानसिक विकास का साधन है, हाँ, शिक्षा से हमारा शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से विकास होता है। शिक्षा मानसिक व्याधियों का बाह्य निदान नहीं, ये बाह्य नहीं है, ये मानसिक व्याधियों का इंटरनली ये है ना, इंटरनल ये निदान है, ये बाह्य निदान नहीं है, इंटरनल है। शिक्षा मानसिक व्याधियों का आंतरिक निदान है, ना कि बाह्य निदान है। बाह्य निदान तो क्या था? साम्यवाद। तो ये गलत है। तो तीसरा गलत है, और ये सही स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 हमें ढूंढना है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्यतः किस नगर राज्य के अनुभव से हुई? आपके ऑप्शन है स्टेगिरा, दूसरा ऑप्शन है स्पार्टा, तीसरा ऑप्शन है एथेंस, चौथा ऑप्शन है वेनिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेटो है वो स्पार्टन जो सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो साम्यवाद की जो अवधारणा है, परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा, ये स्पार्टा के राज्य से ली गई है। तो इसमें केवल ऑप्शन बी, डी ऑप्शन सही होगा। केवल 2 ही इसमें सही है, बाकी ये सब से प्रभावित नहीं। 20वां जो क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी किस कृति में अनंत वास्तविकता की प्रकृति का सिद्धांत विकसित किया है? अनंत वास्तविकता की प्रकृति का सिद्धांत विकसित किया है और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। आपके ऑप्शन है द रिपब्लिक, दूसरा ऑप्शन है द पॉलिटिक्स, तीसरा ऑप्शन है द लॉस, चौथा ऑप्शन है टाइमस।
होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा, और इसका सही आंसर है द टाइमस, रिपब्लिक नहीं है, ये याद रखिएगा। प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक है द टाइमस, उसमें अनंत वास्तविकता की प्रकृति का सिद्धांत विकसित किया है और वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। वास्तविक विश्व क्या है? वर्ड ऑफ गॉड या वर्ड ऑफ आइडिया। वर्ड ऑफ मैटर ये माया जगत है, ये भ्रम जगत है ना, ये रियल वर्ड नहीं है, ये ट्रू नॉलेज नहीं है। ट्रू नॉलेज क्या है? वर्ड ऑफ गॉड या वर्ड ऑफ आइडिया, ये ट्रू नॉलेज। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन रचनाओं पर प्लेटो का प्रभाव पाया गया? पहला ऑप्शन है सर थॉमस मोर की यूटोपिया, कैम्पनेला की द सिटी ऑफ द सन, फ्रांसिस बेकन की द न्यू अटलांटिस, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, सभी पर प्लेटो का प्रभाव है। दूसरा ऑप्शन है जो 22वां क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा चर्चित जो संवाद है कि चार संगठनों का, जो चार संगठक हैं उनका हमें सही क्रम बताना है। न्याय, साहस, संयम और बुद्धि, उसका हमको सही क्रम बताना। तो और आपको कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो तीन है साहस, संयम, बुद्धि, इन तीनों को मिला के एक चौथा सद्गुण बनता है न्याय। तो न्याय तो फोर्थ सद्गुण है, न्याय चौथे नंबर पे होना चाहिए। ये ऑप्शन तो दो ऑप्शन तो अपन के कट ही गए। अब हमें देखना है कि पहला कौन था। पहले में बुद्धि आती है, बुद्धि, जिसको कौन रिप्रेजेंट करता है? शासक वर्ग, इसके अंदर गोल्ड की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गोल्ड के गुण होते हैं। तो पहला आपको पता ही चल गया, बुद्धि होगी, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा था, दूसरा क्या था? साहस था। साहस ये किससे रिलेटेड है? सैनिक वर्ग से रिलेटेड, और सैनिक वर्ग के पास कौन सा गुण होता है? सिल्वर का गुण होता है। फिर जो संयम है, ये किसका गुण है? ये उत्पादक वर्ग से रिलेटेड है, और उनके अंदर कॉपर के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 23वां क्वेश्चन है, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? पहला ऑप्शन है गुफा के रूपक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विभक्त रेखा या विभाजित रेखा के द्वारा, आकार के सिद्धांत द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपने सही सोचा है, इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त रेखा या विभाजित लाइन द्वारा और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के द्वारा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भी कथन सत्य है, ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है, लीगल कॉन्सेप्ट है। क्या ये लीगल कॉन्सेप्ट था? सोचिए। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायोसीन प्रयोग किया गया है, जो नित्य परायणता के समतुल्य है। तीसरा ऑप्शन है प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता तथा ईश्वर और व्यक्ति का ऋण चुकाना। चौथा ऑप्शन है प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम पर बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है। क्या ये लीगल कॉन्सेप्ट था? नहीं, ये एक प्रकार से फिलोसॉफिकल टाइप का कॉन्सेप्ट था, ये लीगल कॉन्सेप्ट तो था नहीं, है ना। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर है प्लेटो के न्याय से तात्पर्य, दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते हैं। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर और व्यक्ति का ऋण चुकाना। ये तो जब ग्लूकन और पॉलीमार्कस से वो संवाद करता है तो इसको ये नकार देता है। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम पर बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है। नहीं, ये भी गलत है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायोसीन का प्रयोग किया गया है, जो नीति प्राणता के समतुल्य है। इसे हम कर्तव्यनिष्ठता या नीति प्राणता कह सकते हैं, डिकायोसीन। ये न्याय के लिए ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया। अब है 25वां क्वेश्चन, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि पहला है ऑप्शन है आपके पास, उसने नगर राज्यों के आदर्शों को बताया। दूसरा ऑप्शन है उसका सिद्धांत मानव की यथार्थवादी प्रकृति पर आधारित न होकर क्या करना चाहिए पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है यह तथ्य एवं मूल्य की व्यवस्था को स्वीकार करता है, और चौथा ऑप्शन है उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार और उच्च प्रयोजन टियोलॉजी पर आधारित किया। होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। उसका सही आंसर है उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार एवं उच्च प्रयोजन पर आधारित किया। बाकी सभी स्टेटमेंट इसमें गलत है। प्लेटो के अनुसार न्याय, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? पहला ऑप्शन है सापेक्ष अवधारणा है, दूसरा ऑप्शन है निरपेक्ष अवधारणा है, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चौथा ऑप्शन है समाज के लिए महत्वपूर्ण। तो प्लेटो के लिए जो न्याय है दोस्तों, ये निरपेक्ष अवधारणा है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि न्याय में कोई डायल्यूशन हो सकता है, नहीं, ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट अवधारणा है।
न्याय सापेक्ष नहीं, रिलेटिव नहीं है, न्याय बदलेगा नहीं प्लेटो के लिए, न्याय सेम ही रहेगा। तो ये एक निरपेक्ष धारणा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है। इसमें प्लेटो के कुछ संवाद दिए गए हैं और उनमें का क्या विषय है उसके बारे में दूसरे सूची में दिया गया है, तो दोनों को मिलाना है हमें। सबसे पहले सिम्पोजियम है, फिर है फिलिबस, फिर है टाइमस और फिर है रिपब्लिक। अब इसमें बताना है कि इसका संबंध किससे है। भौतिक, पहला जो ऑप्शन है इसमें आपका भौतिक सिद्धांत के, भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना, प्रेम और सौंदर्य की चर्चा। तो होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। और इसमें जो सिम्पोजियम है यहाँ पर प्रेम एवं सौंदर्य की चर्चा की गई, प्रेम एवं सौंदर्य की चर्चा की गई। फिर है प्रेम एवं सौंदर्य की चर्चा की गई है। फिर जो फिलिबस है जो, इसको हम किससे मिलाएंगे, तो इसको हम 3 नंबर से मिलाएंगे, यानी विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र में लागू करने की बात की गई है। टाइमस में क्या किया गया है, टाइमस में तो विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र में लागू करना बताया गया है। फिर टाइमस में बेसिकली किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो अभी 2 ऑप्शन बचे हैं। तो टाइमस में बेसिकली भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत के क्षेत्र की चर्चा की गई, भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत के क्षेत्र की चर्चा की गई। और रिपब्लिक में राजनीति का क्षेत्र है, रिपब्लिक में राजनीति का क्षेत्र, तो ये याद रखिएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्लेटो को सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना है। बार्कर, सेवाइन, डनिंग, फॉस्टर एवं मैक्सी, क्रासमैन और कार्ल मार्क्स। तो अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म का समर्थक किसने माना है प्लेटो को, तो कार्ल पॉपर तो मानता है। ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा प्रणाली का पूरक उपकरण है, प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा प्रणाली का पूरक उपकरण है। यह मत किसने दिया है, फॉस्टर, नेटलशिफ, डनिंग और बार्कर। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है ये है नेटलशिफ ने ये विचार दिया। अब है निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न बताया है। दूसरा है, प्लेटो के अनुसार राज्य व व्यक्ति पर्यायवाची। तो हमने एक जगह पढ़ा था कि जो राज्य है वो इंडिविजुअल राज्य की बात करता है, यानी कि जो बेसिकली स्टेट है या राज्य है वो व्यक्ति का बृहद रूप है। तो ये तो दूसरा ऑप्शन तो सही होना चाहिए। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न बताया है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। मैंने देखा है कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और एक त्रिभुज जो बनता है जहाँ पर फिलोसफर किंग होगा, फिर सोल्जर्स होंगे, फिर उत्पादक वर्ग होगा। तो ये 3 चरण है। बेसिकली ये वो उसका नहीं है, सॉरी, इसमें बेसिकली 3 चरण वो बताता है ना राज्य के निर्माण की। आप जब पढ़ेंगे बेनीवाल सर की नोट्स तो उसमें आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक अस्वस्थ राज्य बनता है ना, फिर उसके बाद विलासी राज्य बनता है, और फिर न्यायपूर्ण राज्य बनता है, न्यायपूर्ण राज्य बनता है। तो ये 3 चरण थे उसके, और ये भी सही है। फिर है 31वां क्वेश्चन, प्लेटो के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन हमें बताना है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो रिपब्लिक न्याय पर आधारित है, यानी कि डिकायोसीन पर आधारित है, सही है। कंसर्निंग जस्टिस ये उसका है, ये तो ऑप्शन गलत नहीं होगा। प्लेटो ने राज्य के जैविक रूप का प्रतिपादन किया है, ये भी सही है। नेचुरल थ्योरी देता है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करता है। प्लेटो ने ज्ञान को सापेक्ष व परिवर्तनीय माना है, नहीं, ज्ञान को निरपेक्ष माना है, एब्सोल्यूट माना है, और ये परिवर्तनीय कहीं से कहीं तक नहीं है। यही हमारा गलत आंसर होगा। तो ये असंगत कथन है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड व ब्रह्मांड का संबंध बताता है, ठीक है। बेसिकली प्लेटो क्या कहता है कि व्यक्ति जो राज्य है वो व्यक्ति का बृहद रूप है, तो एक पिंड होता है, और ब्रह्मांड से ही वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है जो पिंड होता है। और पिंड जो अगर उसको हम स्प्रेड कर दें तो वो है ना धीरे धीरे ब्रह्मांड की तरह फैल जाएगा।
तो इस प्रकार ब्रह्मांड में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो एक पिंड में भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार राज्य के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो गुण होंगे, जो विशेषताएं होंगी, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति में भी पाई ही जाएंगी। फिर है 32वां क्वेश्चन कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में जो त्रुटिपूर्ण कथन है की पहचान करनी है हमें। तो ये वर्क स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत देता है, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरफेरेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं, नॉन इंटरफेरेंस है। फिर है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ये भी सही है। और प्रिंसिपल ऑफ लेसर हस्तक्षेप, ये लेसर नहीं होगा, नॉन इंटरफेरेंस होगा, ये गलत है। ये जो लेसर जो पॉलिसी है, जब हम लोग लिबरलिज्म पढ़ते हैं तब ये सिद्धांत आता है ना। तो इसका हूबहू उसने बेसिकली इसमें ट्रांसलेशन हो गया, जबकि ये सही है, ट्रांसलेशन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होगा। सही आंसर क्या होगा हम लोगों का इसमें? हस्तक्षेप का सिद्धांत नहीं देता है, नॉन इंटरफेरेंस का सिद्धांत देता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तभी तो एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। अब हमें असंगत जोड़ों को पहचानना है। पहला है प्लेटो के न्याय के विचार में सर्वाधिकारवादी राज्य के बीच छिपे हैं, कार्ल पॉपर बोलता है। रिपब्लिक शिक्षा संबंधित श्रेष्ठ कृति है, रूसो बोलता है। सही है, दोनों कथन सही है। प्लेटो के राज्य का प्रमुख कार्य क्षणिक है, डनिंग ऐसा बोलता है। और सेवाइन क्या बोलता है कि प्लेटो का सामाजिक न्याय वास्तुकला, शिल्प कला है। इसमें सही ऑप्शन होगा डी होगा, ये सेवाइन, ये गलत, ये सेवाइन का ये कथन गलत है। बाकी जो तीनों कथन है ऊपर के वो सब सही है। प्लेटो के दर्शन व विचार पद्धति से असंगत कथन हमें बताना है। तो अरिस्टोटल के विपरीत प्लेटो ने निगमात्मक पद्धति का प्रयोग किया, डिडक्टिव मेथड का उपयोग किया है, जबकि अरिस्टोटल ने इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया है, आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, और प्लेटो ने निगमात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। डिडक्टिव मेथड में हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जबकि इंडक्टिव मेथड में हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो मानकीय राजनीति का प्रणेता है, सही है, नॉर्मेटिव थ्योरी यहीं से निकल के आती है। प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन को विज्ञान बनाने के लिए गणित व तर्क के अध्ययन पर बल दिया। और चौथा ऑप्शन है प्लेटो को प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो ये तो सही है, प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। तो ऊपर के दो स्टेटमेंट भी सही हैं। विज्ञान व गणित व तर्क का जो बल देता है, अध्ययन पर बल देता है, उससे उसका मतलब था कि लोगों के अंदर रीजनिंग डेवलप हो, है ना, लोगों के अंदर रीजनिंग डेवलप हो। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जो गणित है और जो तर्क है उससे लोगों के अंदर रीजनिंग डेवलप होती है, तार्किकता डेवलप होती है। इसलिए वो ज्यामिति जो गणित है उसको भी पढ़ने का बेसिकली बात करता है। अगर उसके एक है ना, उसकी जो एकेडमी थी, अगर उसमें हमें एडमिशन लेना है तो ऐसे ही व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेंगे जिन्हें ज्यामिति का ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि ज्यामिति मोस्ट लॉजिकल होती है। ज्यामिति के जो सवाल हैं उन्हें हम लॉजिक के आधार पर ही सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके पीछे उसका कारण था लॉजिक डेवलप करने का। और फिलॉसफी भी लॉजिकल होती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सिद्धांत लेके चले, यानी आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है या एक लॉजिक के तहत चीज़ों को समझाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि बिन सिर पैर के आप चीज़ों को बता दें और सही हो जाए। इसलिए वो अध्ययन देता है। विज्ञान बनाने का तो उस समय कोई प्रश्न ही नहीं था प्लेटो के समय, तो ये ऑप्शन असंगत है उसके विचारों से। अब है हमें प्लेटो की पुस्तकें और उसके जो प्रतिपादित विषय हैं उनके बारे में बताना है। गलत मिलान बेसिकली क्या है? तो रिपब्लिक में न्याय की चर्चा की गई है, बिल्कुल। द लॉज में शासक परिषद की चर्चा की गई है। स्टेटमेंट में आदर्श शासन व साम्यवादी, ये गलत है, ये तो रिपब्लिक का है ना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिंपोजियम में प्रेम और सौंदर्य की चर्चा की गई। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में किस प्रकार के राज्य को सूरों की नगरी कहा है? तो बेसिकली जो स्वस्थ राज्य होंगे उनको ये सूरों की नगरी कहता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। प्लेटो के दर्शन व साहित्य से संबंधित शब्दावली नहीं है। एलेगरी ऑफ केव, बिल्कुल, इसका हम जब लोग अब प्लेटो को पढ़ेंगे तो इसका संदर्भ आता है। नोबल लाइक का भी संदर्भ आता है। शैडोज की भी वो बात करता है, परछाइयाँ, जो गुफा में बैठे हुए लोग परछाइयाँ देख रहे थे, है ना, जिसे वो वर्ड ऑफ मैटर कहता है ना, माया जगत कहता है। साध्यों का श्रेणी तंत्र, हायरार्की ऑफ इंड्स, इसकी चर्चा ये नहीं करता है, तो ये असंगत है। तो डी ऑप्शन फिर से इसमें सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक को सूची 2 से मिलाना है, यानी
कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं पहली सूची में, और दूसरी सूची में उनसे संबंधित थिंकर्स दिए गए हैं कि किसने क्या कहा है। पहला है प्लेटो खुले समाज का दुश्मन है। दूसरा है प्लेटो इंद्रजालिकों का राजकुमार है। इंद्रजालिकों का मतलब है जो जादूगर होते हैं, जादूगर होते हैं, उनका ये राजकुमार है। ये स्टेटमेंट किसने दिया आपको बताना है। प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। और चौथा है इसमें सूची में प्लेटो का दार्शनिक राजा विवेकी है। इसमें आपके ऑप्शन है इमर्सन, कार्ल पॉपर, जे चैपमैन और बार्कर। तो प्लेटो खुले समाज का दुश्मन है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी करके एक पुस्तक है किसकी, कार्ल पॉपर की। तो ए में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, कार्ल पॉपर हो जाएगा। फिर है प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। ये किसने कहा है, ये इमर्सन ने कहा है, ये इमर्सन ने कहा है। तो आप इसको मिला सकते हैं। पहले हमें 2 चाहिए, तीसरे नंबर में हमें ए चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर पहले 2 हो और तीसरे में, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हल कराने का मेरा एक प्रयास है। इस प्रयास का उद्देश्य ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर सारे स्टेटमेंट नहीं भी पता है फिर भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, अगर आपको 1-2 पता है तो प्लेटो खुले समाज का दुश्मन है, ये किसने कहा है, ये कार्ल पॉपर ने कहा है। प्लेटो इंद्रजालिकों का राजकुमार है, ये किसने कहा है, तो ये जे चैपमैन ने कहा है, जे चैपमैन ने कहा है। फिर है प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, ये इमर्सन ने कहा है। प्लेटो का दार्शनिक राजा विवेकी है, ये बार्कर ने कहा है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य की विशेषता से बेमेल वाक्य क्या है। आदर्श राज्य से कौन सा स्टेटमेंट बेमेल है, कौन सा स्टेटमेंट मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन है यह यांत्रिक राज्य होगा जो दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा, यह साम्यवादी राज्य होगा जहां संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद होगा, न्याय का ज्ञान ही इस राज्य में वास्तविक शिक्षा होगी, और लास्ट ऑप्शन है यह राज्य दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा ना कि कानूनों द्वारा और राजा कानूनों से ऊपर हो। तो प्लेटो ने जो आइडल स्टेट की कल्पना की है, आइडल स्टेट की कल्पना की है, उस पर रूल कौन करेगा, फिलोसफर किंग करेगा। और फिलोसफर किंग कानूनों द्वारा शासित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप एक अच्छे डॉक्टर को ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है कौन सी बेकार है। तो आप इसी प्रकार से एक अच्छे शासक को जो 50 साल की शिक्षा लेके आया है उसे आप ये नहीं बताएंगे शासन कैसे करना है। क्यों, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता कानूनों से ऊपर हो जाएगी। राजा कानून बनाएगा, कानून राजा को नहीं चलाएगा। तो चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। न्याय का ज्ञान ही इस राज्य में वास्तविक शिक्षा होगी, ये भी सही है। ये राज्य साम्यवादी होगा, ये ऑर्गेनिक स्टेट होगा, ऑर्गेनिक स्टेट होगा, साम्यवादी होगा जहाँ पर संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद पाया जाएगा। यह राज्य यांत्रिक नहीं होगा, यांत्रिक राज्य की कल्पना हम बहुत आगे जब पढ़ेंगे हॉब्स करता है, तो ये गलत है। ये स्टेटमेंट बेमेल है, हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। अब हमें सही वाक्यांशों का चयन करना है 40वें क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है प्लेटो स्त्री व पुरुषों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था का पक्षधर है। दूसरा ऑप्शन है उसने स्पार्टा से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ दार्शनिक शिक्षा भी उधार ली। तीसरा ऑप्शन है प्लेटो ने यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में एकेडमी की स्थापना की। चौथा ऑप्शन है प्लेटो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी पक्षधर है। बस इसमें सही आंसर बताना। तो होप कि आप लोगों ने इसका सही आंसर सोचा होगा। उसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी प्लेटो स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान शिक्षा का पक्षधर है। सही बात है। फिलोसफर किंग के साथ साथ फिलोसफर क्वींस की भी बात करता है वो। उसने स्पार्टा से सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ दार्शनिक शिक्षा नहीं, केवल और केवल सार्वजनिक शिक्षा उधार ली। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। एकेडमी की स्थापना की बिल्कुल, और मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का भी पक्षधर है। अगर हमें सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब हमें निम्न कथनों पर विचार करना है, चलिए करते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य एक यूटोपिया है। दूसरा कथन है दार्शनिक शासक के हाथों में संपूर्ण शक्ति का संचयन अंततः सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है। अब हमें इसमें क्रिटिकली कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, आलोचनात्मक रूप से सही कथन। तो आलोचनात्मक रूप से दोनों ही कथन सही होने चाहिए इसमें। तो 41वें में सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब न्याय से संबंधित हमें कथन का मिलान करना है।
न्याय का श्रम सिद्धांत या कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्लेटो देता है। न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या ये पॉलीमार्कस से संबंधित है? न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, ग्लूकन है। न्याय का तात्पर्य सत्य बोलना और अपने ऋण का भुगतान करना, इसमें हमें सही स्टेटमेंट बताना। तो न्याय का सम विभाजन व कार्य विशेषीकरण सिद्धांत प्लेटो संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है। हालांकि हमें इसमें एलिमिनेशन का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ए सभी जगह है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पॉलीमार्कस का कथन है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो ये पॉलीमार्कस का कथन नहीं है, ये पॉलीमार्कस का कथन नहीं है। तो शक्तिशाली का हित ही न्याय है या जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पॉलीमार्कस का नहीं है स्टेटमेंट, ये है थ्रेसिमेकस का, थ्रेसिमेकस का। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, ग्लूकन ने बोला है, सही है। न्याय का तात्पर्य है सत्य बोलना है और अपने इनका भुगतान करना, सिफिलस बोलता है, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी ये सही होगा। अब फिर से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो पहला जो असर्शन है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, ये असर्शन है। रीजनिंग क्या है, व्यक्ति अपने दायित्वों का संपादन कानून के डर से न करके कर्तव्य पालन के कारण करता है। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों, पहले तो ये बताओ, आपको सोचना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, फिर आर्य की व्याख्या करता है नहीं करता वो बाद में सोचेंगे। पहला तो स्टेटमेंट सही है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, बिल्कुल ड्यूटी बेस्ड है, ये तो सही है। व्यक्ति अपने दायित्वों का संपादन कानून के डर से ना करे, न करके कर्तव्य पालन से करे, तो ये भी सही है स्टेटमेंट है। और इसमें जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, प्लेटो को सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना जाता है, कारण क्या है? प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक कानून से बंधे होंगे और उनका आदेश देश के कानून के अनुसार होगा। क्या ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है? हाँ सही है। ऐसा किसने माना है? कॉल पापर। ठीक है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक कानून से बंधे होंगे, नहीं, दार्शनिक शासक तो खुद कानून बनाएंगे, वो कानून से ऊपर होंगे, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो ने सुकरात से ग्रहण नहीं किया है? पहला ऑप्शन है सद्गुण ही ज्ञान है, साम्यवाद का सिद्धांत, तीसरा है शासन एक कला है, चौथा है लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन है। तो साम्यवाद का सिद्धांत हमने देखा है, ये कहाँ से प्रभावित था? स्पार्टन सिस्टम से संबंधित था, स्पार्टा से ये कहीं ना कहीं प्रभावित था। तो प्लेटो सुकरात से तो लिया ना होगा ये, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है हमें ये देखना है। सोफिस्ट सत्य की सापेक्षता एवं मानववाद के समर्थक थे। मैग्नीसिया प्लेटो को द स्टेटमेंट में वर्णित ये आदर्श राज्य है। कैलिपोलिस प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित सुंदर नगर है, यह आदर्श राज्य है। पोलिटिया रिपब्लिक का ग्रीक पर्याय है। तो इसमें आपको सही मिलान जो नहीं है वो बताना। होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। इसमें जो गलत आंसर है वो मैग्नीसिया प्लेटो का द रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य नहीं है, बल्कि ये मैग्नीसिया की चर्चा द लॉज में की गई, द लॉज में की गई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि सोफिस्ट सत्य की सापेक्षता में मानवतावाद के समर्थक थे, बिल्कुल मानववाद के समर्थक थे, ह्यूमनिस्ट थे, और सत्य को ये क्या मानते थे? सत्य को सापेक्ष मानते थे, रिलेटिव मानते थे। इसे हम स्यादवाद से, जो जैनिज्म में स्यादवाद है, उससे इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और कैलिपोलिस के बारे में हमने पढ़ा ही है, ये आदर्श राज्य है, रिपब्लिक में वर्णित है। पोलिटिया ये जो रिपब्लिक है उसका ग्रीक पर्याय है। 47वां क्वेश्चन है, असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन है प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके आकार या प्रत्यय के सिद्धांत को आधार मानकर वर्णित किया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा कथन क्या है? सहायक वर्ग प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रहरी कुत्तों की तरह जनहित में सजग रहता है। सहायक वर्ग, एक्सिलरी वर्ग में कौन आते थे? ये भी पता होना चाहिए आपको। तो एक्सिलरी वर्ग में किंग और सोल्जर्स का वर्ग आता था। जिस राज्य के शासक शासन करने के सर्वथा अनिच्छुक हों
वहां का शासन सदैव सर्वोत्तम होता है। और लास्ट जो स्टेटमेंट है, प्लेटो का न्याय एक सार्वभौमिक नैतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष या व्यक्तिगत अवधारणा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, सापेक्ष और व्यक्तिगत अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सोफिस्टों ने दिया था। सोफिस्टों ने दिया था, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट, ये गलत होगा, बाकी सभी स्टेटमेंट इसमें सत्य है। अब 48वां क्वेश्चन है, प्लेटो के आकार या प्रत्यय के सिद्धांत पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन है विशेष सामान्य का प्रतिबिंब है, रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्यय समूचे संसार का मूल तत्व है। प्रत्यय मतलब आइडिया, आइडिया या विचार समूचे संसार का मूल तत्व है, यथार्थ प्रत्ययों की परछाई है। फिर से वही बात, रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया। ज्ञान व राय धारणा या विश्वास नहीं बल्कि वास्तविकता है, ज्ञान व राय धारणा या विश्वास नहीं बल्कि वास्तविकता है। ज्ञान विचार को बदल सकता है और इसे प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार ज्ञान व सद्गुण प्राप्त है। और हमें इसमें सही आंसर बताना, सही कथन बताना। रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ये शुरू के दो जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही हैं। आइडिया को सबसे महत्वपूर्ण मानता है प्लेटो, प्लेटो के लिए आइडिया ही समूचे संसार का मूल तत्व है, और उसका मानना है कि जो रियलिटी है वो शैडो ऑफ आइडिया है, रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया। ये कैसे शैडो ऑफ आइडिया, ये कैसे? रियलिटी मतलब क्या? फिर से याद करिए, वो बैठे हुए व्यक्ति गुफा के अंदर, जो गुफा की तरफ देख रहे थे और उन्हें बाहर से आने वाली जो धूप थी कि परछाइयां से कुछ चलचित्र दिख रहे थे, पेड़ों के, जानवरों के, और उन्हें वो रियल मान बैठे थे। जबकि रियलिटी कहाँ थी? गुफा के बाहर थी। रियल कौन था? जो वो खुले आसमान में पशु पक्षी विचरण कर रहे थे, वो रियल थे। जबकि जो व्यक्ति गुफा के अंदर बैठे थे, रियल किसको मान बैठे थे? जो वो चलचित्र देख रहे थे उसको रियल मान बैठे थे। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी शैडो है। शैडो किसकी? आइडिया की, जो वर्ड ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ आइडिया है, उसकी जो रियलिटी है, जिसे हम इस वर्ड ऑफ मैटर में, माया जगत में देख पा रहे हैं, वो वास्तव में शैडो है। किसकी? उस ईश्वर की, उस वर्ड ऑफ गॉड की, वर्ड ऑफ आइडिया की, है ना। तो इससे आप इसको संदर्भ इसका समझ सकते हैं। राय व ज्ञान धारणा या विश्वास नहीं बल्कि, ये तो गलत है स्टेटमेंट है। ज्ञान व राय धारणा या विश्वास नहीं वास्तविकता, ये नहीं हो सकता है, ये केवल धारणा या विश्वास ही है। ज्ञान विचार को बदल सकता है और उसे प्राप्त किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपके जो स्टेटमेंट सही आ रहे हैं वो 1, 2 और 4 हैं। 1, 2 और 4, तो इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। 1, 2 और 4 है 1, 2 और 4 है, ये विकल्प बी विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। ये कथन किसका है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये कथन, ये फैक्ट की तरह है, ये कथन क्रॉसमैन का है। क्रॉसमैन का है ये कथन, सॉरी, ये कथन कॉल पापर का है। आइदर वन कैन बी आइदर प्लूटोनिक और नॉन प्लूटोनिक, वन कैन नॉट बी एंटी प्लूटोनिक, ये इसका अर्थ है। और ये जो स्टेटमेंट है ये कॉल पापर का है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा वर्णित संरक्षक वर्ग या गार्जियन क्लास में कौन कौन शामिल थे? केवल शासक वर्ग, शासक वर्ग व सैनिक, शासक, सैनिक व उत्पादक वर्ग, पुरोहित वर्ग, कौन शामिल था? अभी हमने देखा गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास में संरक्षक वर्ग में कौन कौन से शामिल थे? कौन कौन से लोग शामिल थे? संरक्षक वर्ग में शासक वर्ग भी शामिल था, इसके साथ साथ सैनिक वर्ग भी शामिल था, सैनिक वर्ग भी शामिल था। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन बताना है। स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना भी एक कला है ना। कभी कभी क्या होता है, हम संगत पढ़ लेते हैं, गलत की जगह सही पढ़ लेते हैं, पूरा आंसर ही गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसका आंसर सोचो दिमाग में आप लोग। तो पहला ऑप्शन है इसमें, क्वेश्चन क्या है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उपयुक्त प्रावधान, उपयुक्त सुरक्षा, उपयुक्त नेतृत्व, ये पहला स्टेटमेंट। एक व्यक्ति एक कर्तव्य, एक वर्ग एक कार्य के रूप में न्याय,
न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उपयुक्त है। असंगत कथन बताना। न्याय रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत आर्किटेक्टोनिक थ्योरी का अनुगमन करता है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है, असंगत है, वो क्या है? न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उपयुक्त है। इसका तो विरोध करता है वो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसने आपको बंदूक दे रखी है रखने के लिए। कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि वो आपका फ्रेंड पागल हो गया, ठीक है। कुछ दिन बाद वो दौड़ा दौड़ा आता है बिल्कुल गुस्से में, और आपसे कहता है वो जो मैंने दुकान वो दी थी ना बंदूक, उसको लौटाओ। अब न्याय क्या है? जो सोफिस्ट थे वो क्या आर्ग्यू कर रहे थे कि न्याय वो है कि जो आपने किसी का लिया है दे, उसको आप लौटा दो। आपके लिए उपयुक्त क्या है, या आपके लिए उपयुक्त क्या है कि आपने उसकी बंदूक ली थी तो आपको देना चाहिए। लेकिन क्या ये न्याय है? नहीं। इससे क्या होगा? किसी का अहित हो जाएगा, तो ये न्याय नहीं हो सकता। तो ये गलत है, ठीक है। बाकी एक व्यक्ति एक कर्तव्य, एक वर्ग एक कार्य, ये सही है। उपयुक्त प्रावधान, उपयुक्त सुरक्षा, उपयुक्त नीति, ये भी सही है। और ये आर्किटेक्टोनिक थ्योरी का अनुगमन करता है। क्यों? क्योंकि न्याय को आगे चल के हम देखेंगे, या आप लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, तो एम बी फॉस्टर करके एक थिंकर आता है, वो इसे न्याय को एक बंधन के रूप में देखता है कि न्याय जो 3 गुण हैं, बुद्धि, संयम, बुद्धि साहस और संयम, इनको बांधने का आपस में कार्य करता है न्याय। तो वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। और जो राजा होता है वो भी क्या करता है? वो पूरे समाज को वो भी बाइंडिंग फोर्स की तरह कार्य करता है। इसलिए आर्किटेक्टोनिक थ्योरी का अनुगमन करता है। ये सही स्टेटमेंट। तो हमारा इसमें सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? जो आंसर सही क्या होगा? सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 52वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय विचारक ने प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण एवं सामाजिक श्रेणीबद्धता की आलोचना की? अंबेडकर, अरबिंदो, अमर्त्य सेन, महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है आपके पास। श्रेणीबद्धता बेसिकली जो इसका आंसर ए होगा, डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर जी ने उसको कास्ट सिस्टम से एसोसिएट किया है। जिस प्रकार प्लेटो है 3 क्लास बना देता है, 3 वर्ग बना देता है, इस प्रकार भारत में भी तो 4 वर्ग बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये श्रेणीबद्धता की आलोचना करते हैं अंबेडकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य के बारे में यह किसने कहा कि राज्य का निर्माण ओक या शहतूत के वृक्ष से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है? 2-3 बार मैंने स्टेटमेंट दोहराई है, पता होना चाहिए। किसने बोला है ये प्लेटो ने बोला। प्लेटो ने बोला है, तो सभी ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम बी फॉस्टर ने प्लेटो के आदर्श राज्य के संदर्भ में तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है। इसका तात्पर्य है, पहला ऑप्शन है दार्शनिक शासक की आबाद सत्ता, दूसरा ऑप्शन है तीनों वर्गों के सम्मिलित सत्ता, तीसरा ऑप्शन है स्त्री व पुरुष की सामूहिक सत्ता, चौथा ऑप्शन है संरक्षक वर्ग की पूर्ण सत्ता। संरक्षक वर्ग में सैनिक और शासक वर्ग दोनों आ जाता है, इसकी पूर्ण सत्ता तो होगी नहीं। स्त्री पुरुष की सामूहिक सत्ता, तीनों वर्गों की सम्मिलित सत्ता, ऐसी कोई बात नहीं करता है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। दार्शनिक यानी फिलोसफर किंग की आबाद सत्ता रहेगी, जो कानूनों से भी ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की स्त्री पुरुष की शैक्षणिक व शासन कार्यों में समान भागीदारी मान्यता किससे प्रभावित है? पाइथागोरस की मान्यता से, सुकरात की मान्यता से, थेसिमेकस की मान्यता से, या ब्यूसी-डाइस की मान्यता से। 4 ऑप्शन है आपके पास। होप कि आप लोगों ने इसका सही आंसर खोजा होगा। और जो प्लेटो की मान्यता है ये पाइथागोरस की मान्यता से प्रभावित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। प्लेटो का प्रशंसक नहीं है आर निस्बेट, लेविंसन, जॉन वाइल्ड या टाइनेवी। इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है टाइनेवी। ये प्लेटो का समर्थक नहीं। ऊपर के तीनों जो थिंकर्स हैं ये प्लेटो के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है प्लेटो का आदर्श राज तर्कपूर्ण रूप से समान व्यक्तियों का लोकतंत्र नहीं बल्कि
सुसंस्कृत लोगों के आनुवंशिक वर्ग का कुलीन तंत्र है जो पितृसम्मत उदारता से मेहनतकश लोगों के प्रति उदारता प्रकट करता है। आपके ऑप्शन है क्रासमैन, बर्टन रसल, सिबाइन, नेटलसेल। ये जो ऑप्शन है ये किसने कहा है? ये क्रासमैन ने कहा, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने अपनी कृति हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी 1954 में पुस्तक आती है में कार्ल पॉपर की तर्ज पर प्लेटो के इतिहासवाद की आलोचना की और उसे इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद तथा लोकतंत्र का विरोधी बताया? आपके ऑप्शन है मैक्सी, इजाया बर्लिन, निस्से और मैकलेवन। तो अच्छा, आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन पुस्तक है ना? अगर डायरेक्ट पुस्तक पूछ ली जाती तो शायद कठिन हो जाता क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो आप ये चारों थिंकर आप देखो। मैक्सी के बारे में आपने कभी कुछ ऐसा कुछ खास पढ़ा नहीं, निश्चय के बारे में भी सुपरमैन का कॉन्सेप्ट वगैरह वो देता है, लेकिन इच्छा की स्वतंत्रता, बहुलवाद, लोकतंत्र ऐसी कोई बात नहीं करता है। मैकलेवन का भी ऐसा कोई संदर्भ आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इजाया बर्लिन के बारे में आपने देखा होगा, ये वैल्यू प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है, वैल्यू प्लूरलिज्म का, है ना, बहुलवाद का कॉन्सेप्ट देता है, इच्छा की स्वतंत्रता की बात करता है ना, 3 एसेस ऑन लिबर्टी में वो नेगेटिव लिबर्टी का समर्थन करता है। तो अगर कुछ भी नहीं बन रहा और गेस ही मारना होगा तो फिर जो सबसे सटीक गेस होगा इसमें इजाया बर्लिन होगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर द्वारा की गई प्लेटो की आलोचना का आधार नहीं है। पहला, प्लेटो का आदर्श राज्य एक बंद प्रणाली है, क्लोज सिस्टम था। प्लेटो व्यक्ति विरोधी या जनतंत्र विरोधी था जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन रोकना था। तीसरा है, प्लेटो ने आमूल परिवर्तनों की बजाय धीमे व खंडशः परिवर्तनों का समर्थन किया। चौथा ऑप्शन है, प्लेटो उस खुले समाज का दुश्मन है जिसके सदस्य अपने समाज की राजनीतिक सत्ता व संस्थाओं की आलोचना बिना डर व भय के करते हैं। तो इसमें जो आधार नहीं है वो ये है, प्लेटो रेडिकल चेंज की बात करता है। हमने देखा है, हमने 2 प्रकार के प्लेटो पढ़े हैं, एक तो यंग प्लेटो जो रोमांटिक था, जो रेडिकल था, और एक ओल्ड प्लेटो जिसने द लॉज की रचना की। जब वो सिराक्यूज के शासक को पढ़ा के आता है, उसको समझ में आता है कि जो रिपब्लिक है, जो आइडल स्टेट है, जो फिलासफर किंग के द्वारा रूल्ड स्टेट है, वो संभव नहीं है, तो फिर वो रियलिटी में आता है, द लॉज में आता है और कानूनों से बना हुआ एक राज्य की कल्पना करता है। तो पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग का समर्थन कौन करता है? ये कार्ल पॉपर स्वयं करता है, प्लेटो नहीं करता है, तो ये आलोचना का आधार नहीं हो सकता है। ये उत्तर में सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 60वां क्वेश्चन है, प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की आलोचना करते हुए यह किसने कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा उसका छोटा भाई होना अधिक अच्छा? जॉन रॉल्स, जॉन अरस्तु, जॉन लॉक, सेवाइन और बार्कर। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीक्षित किया जा सकता है कि उसने तपस्वी समाजवाद को उद्देश्य, इच्छाओं यानी आकांक्षाओं के उद्देश्यों से दूर जाना है? फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक इस कथन के साथ समीक्षित किया जा सकता है कि उसने तपस्वी समाजवाद को उद्देश्य यानी इच्छाओं से आकांक्षाओं के उद्देश्य से दूर जाना है के संदर्भ में बात की है? तो इसका जो आंसर होगा आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, प्लेटो, ग्लूकन और पॉलीबियस। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो प्लेटो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, विचार निरपेक्ष व शाश्वत होते हैं, विचार सभी चीजों के सार होते हैं, विचार भौतिक वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं, विचार सार्वभौमिक होते हैं। हमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें डी में केवल 3 है। तो विचार निरपेक्ष और शाश्वत होते हैं, बिल्कुल सही है। विचार सभी चीजों के सार होते हैं, बिल्कुल सही है। आइडिया सभी चीजों के सार होता है आइडिया। विचार भौतिक वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं होते हैं, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, नॉट, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। विचार भौतिक वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं ऐसा ही नहीं है। विचार सार्वभौमिक होते हैं, विचार यूनिवर्सल होते हैं। तो इसमें हमें कौन सा कथन सही नहीं है वो फाइंड करना था, तो इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है केवल 3 ये सही नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब है
63वां क्वेश्चन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा इस विश्व के राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह किसने कहा है? हेगल ने कहा है, कांट ने कहा है, प्लेटो ने कहा है कि पाइथागोरस ने कहा? तो ये स्टेटमेंट बेसिकली किसका है? ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट किसका है? प्लेटो का। कौन राज्य को गुणों की साझेदारी शेयरिंग ऑफ वर्चू मानता है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या डिग्वी? गुणों की साझेदारी कौन मानता है राज्य को? तो ये कौन मानता है? प्लेटो मानता है। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? कार्ल पॉपर तो मानता है, ग्रासमैन भी मानता है, बर्ट्रैंड रसल भी मानता है। इसमें जो सही स्टेटमेंट या सही आंसर होगा वो सी होगा। आर निस्बेट ये प्लेटो का समर्थक है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी था। तो आर निस्बेट ये प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता। प्लेटो के विचारों से असंगत कथन हमें बताना है। पहला है शासन कला सीखी नहीं जा सकती। दूसरा है सद्गुण व ज्ञान की अभेदता, यानी सद्गुण और ज्ञान अभेद्य होते हैं। कुल मिला के सद्गुण और ज्ञान एक दूसरे के समानार्थी हैं। सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट का औचित्य है। तीसरा स्टेटमेंट है भौतिक सुख की बजाय ज्ञान व बुद्धि जगत की खुशियां सच्ची होती हैं। कुल मिला के जो वर्ड ऑफ मैटर है और वर्ड ऑफ गॉड में वर्ड ऑफ गॉड अच्छा होता है, ये थर्ड स्टेटमेंट का सार है। चौथा जो ऑप्शन है संयम एक ऐसा सद्गुण है जो शासक व शासित दोनों में पाया जाता है। अब हमें असंगत कथन को बताना। तो 66 में जो असंगत कथन है वो पहला स्टेटमेंट ही है, शासन कला सीखी जा सकती है ना, उसके लिए बाकायदा शिक्षा व्यवस्था की गई है प्लेटो के द्वारा, और उस शिक्षा व्यवस्था से गुजर कर अगर आपके अंदर गोल्ड के गुण हैं, अगर आपके अंदर शासक के गुण हैं, तो आप शासन कला सीख सकते हैं। तो इसमें ए आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से प्लेटो के चिंतन से संबंधित है इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म, समता मूलक समाज, विधि का शासन या गणतंत्रवाद? प्लेटो के चिंतन संबंधित है इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म। जो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है? प्रबुद्ध निरंकुशता का ही एक प्रकार है, ये याद रखिए। 68वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्लेटो से संबंधित नहीं है? इनर आइज ये प्लेटो से संबंधित है कि नहीं है बताना है आपको। चतुष्कोणीय कारण, क्वाड्रिलेटरल कॉज, उदात्त झूठ, नोबल लाई, एलेगरी ऑफ केप? इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा, चतुष्कोणीय कारण। चतुष्कोणीय क्वाड्रिलेटरल जो कॉज है ये बेसिकली अरस्तु से रिलेटेड है, अरिस्टोटल से रिलेटेड। हम आगे चल के पढ़ेंगे भी इसके बारे में, तो इसमें प्रश्न आएंगे। 69वां क्वेश्चन है प्लेटो द्वारा परिवार व स्त्रियों के साम्यवाद के समर्थन का वास्तविक आधार नहीं है। पहला, यह नगर राज्य में एकता को बढ़ाता है। दूसरा, शासक वर्ग की आपसी कलह को रोकता है। तीसरा, यह व्यक्तिवाद व गुटबाजी की वजह संयोग व सामूहिकता को बढ़ावा देता है। तीसरा है यह स्त्रियों को भोग की वस्तु बना उनकी गरिमा का हनन करता है। प्लेटो द्वारा परिवार व स्त्रियों के साम्यवाद के समर्थन का वास्तविक आधार नहीं। क्या वास्तविक आधार नहीं है? 4 स्टेटमेंट में आपको चुनना है, तो इसमें डी सही ऑप्शन होगा। सद्गुण ही ज्ञान है, यह विचार निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है? द पॉलिटिक्स, द सिटी ऑफ द गॉड, द एथेंस या द रिपब्लिक? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। रिपब्लिक में सद्गुण ही ज्ञान है। बेसिकली सद्गुण ही ज्ञान है ये स्टेटमेंट या ये जो विचार है ये सुकरात से लिया गया है, और सुकरात के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? रिपब्लिक में। तो ये रिपब्लिक का ही है बेसिकली। प्लेटो की कौन सी पुस्तक एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार, एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है? आपके ऑप्शन है स्टेटमेंट, द लॉज, सिंपोजियम या रिपब्लिक? तो ये जो पुस्तक है ये रिपब्लिक है। हमने जब आप लोग पढ़ोगे बेसिकली प्लेटो को, तो मैंने इसमें कवर भी किया है, राजेश मिश्रा सर की बुक को भी कवर किया है, और साथ ही साथ मैंने बेनीवाल सर की नोट्स को भी कवर किया है। बेनीवाल सर की नोट ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने जब प्लेटो को पढ़ा है तो उसमें पढ़ा है कि प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, ये इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा ग्रंथ होता है, एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें सभी चीज़ों का नॉलेज होता है। उसमें इकोनॉमिक्स के, मतलब भले रिपब्लिक केवल एक ही विषय पर या न्याय पर केंद्रित है, वो ठीक है, लेकिन उसमें सारी चीज़ों का नॉलेज है। उसमें स्टेट क्राफ्ट का भी नॉलेज है, उसमें इकोनॉमिक्स, उसमें हिस्ट्री, उसमें सारी चीज़ों का नॉलेज आ गया है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक एक विश्वविद्यालय, एक परिवार, एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय में सार्वजनिक व व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण राज्य व उसके सदस्यों के सर्वोच्चम कल्याण को परिलक्षित करते हैं? आपके
आपके ऑप्शन है सेवाइन, मैक्सी, डनी और बार्कर। सही ऑप्शन क्या होगा? सेवाइन होगा। प्लेटो ने मुख्य रूप से आलोचना की है पाइथागोरस की लैंगिक समानता की, सोफिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लेटो ने मुख्य रूप से आलोचना की है, पहला है पाइथागोरस की लैंगिक समानता की, दूसरा ऑप्शन है सोफिस्टों के व्यक्तिवादी विचारों की, तीसरा ऑप्शन है सुकरात के निरपेक्ष सत्य की अवधारणा की, और चौथा ऑप्शन है होमर की इतिहास की दृष्टि की। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सोफिस्टों का होगा। सोफिस्टों की प्लेटो ने आलोचना क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवादी थे, साथ ही साथ ये ज्ञान को या सत्य को सापेक्ष मानते थे। इसका भी ये विरोध करता है कौन? प्लेटो। राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह विचार प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है इसमें समाजवादियों ने, दूसरा ऑप्शन है मार्क्सवादियों ने, तीसरा ऑप्शन है फेबियनवादियों ने, चौथा ऑप्शन है यूनानी विचारकों ने। तो इसमें सही ऑप्शन होगा जो दोस्तों वो होगा यूनानी विचारकों ने राज्य को अपने आप में एक साध्य माना है। यूनानी विचारकों में चाहे वो अरस्तु हो चाहे वो प्लेटो हो, दोनों ने राज्य को साध्य के रूप में ट्रीट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कार्ल पॉपर को परिवर्तित प्लेटोवादी कहा है? किस विचारक ने प्लेटो को कार्ल पॉपर को परिवर्तित प्लेटोवादी कहा है? आपके ऑप्शन है मलफोर्ड सिबली, रोनाल्ड यंग, लियो स्ट्रास और नॉर्मन जैकobson। इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा मलफोर्ड सिबली। निम्नलिखित में से प्लेटो की किस कृति में सुकरात के मुकाबले का काल्पनिक और व्यंग्यात्मक वर्णन है? पहला ऑप्शन है द अपॉलजी, दूसरा ऑप्शन है लाचेस, तीसरा ऑप्शन है द रिपब्लिक और चौथा ऑप्शन है क्रेटो। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा द अपॉलजी। में हमने पढ़ा भी था सुकरात और उस पे लगे जो मुकदमे हैं उसकी चर्चा, फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही था आज के लेक्चर में। 77वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसके न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा जाता है? जॉन रॉल्स के, फ्रेयक या फ्रेडरिक हैक के, ग्लूकन के या प्लेटो के? तो रचना प्रकल्प मूलक आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल किसके न्याय के सिद्धांत को कहा जाता है? ये प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को कहा जाता है। अब हमें फिर से असर्शन और रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखना है। पहला जो असर्शन है या पहला कथन है, प्लेटो और अरस्तु इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सके कि उनके समाज में राजनीतिक सत्ता सोफिस्टों द्वारा शुरू किए गए एक मजबूत व्यक्तिवादी दार्शनिक आंदोलन द्वारा कमजोर हो गई थी। दूसरा इसमें रीजन क्या है इसके पीछे है कि सोफिस्ट दार्शनिक मौजूदा व्यवस्था की न्याय संगतता को स्वीकार नहीं कर सके, उन्होंने मनुष्य को सभी चीजों का मापदंड माना। अब हमें इसमें सही विकल्प बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा। ये दोनों जो कथन है वो आपस में सही है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। पहला स्टेटमेंट अलग है और दूसरा स्टेटमेंट अलग है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन रीजनिंग जो है वो असर्शन की कहीं से कहीं तक व्याख्या नहीं करती। प्लेटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। दो कथन दिए हुए हैं। पहला है ज्ञान और राय अनन्य है, सद्गुणों के दो रूप हैं। अब इसमें हमें ऑप्शन देखना है, पारंपरिक नैतिकता पर आधारित सद्गुण जो समय और स्थान के अनुसार बदलते हैं, और दूसरा है ज्ञान पर आधारित सद्गुण जो शाश्वत है। अब इनमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है इसमें दो कथन दिए हुए हैं और इन कथनों को इन्फर करते हुए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें उसमें सही ऑप्शन को ढूंढना है ना। राय ज्ञान और राय अनन्य है, और दूसरा जो कथन है सद्गुणों के दो रूप होते हैं, और इनसे रिलेटेड दो ऑप्शन दिए गए हैं या दो स्टेटमेंट बनाए गए हैं कि पारंपरिक नैतिकता पर आधारित सद्गुण जो समय और स्थान के अनुसार बदलते हैं। तो जो सद्गुण होते हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते हैं, ये एब्सोल्यूट होते हैं, जैसा कि प्लेटो और सुकरात का मानना है। और ज्ञान पर आधारित सद्गुण ये शाश्वत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रू नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। ये आइडिया की बात करते हैं
तो ये वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं जो शाश्वत होते हैं। तो एब्सोल्यूट नॉलेज की बात प्लेटो करता ही है, सुकरात भी करता है। तो ये ज्ञान पर आधारित सद्गुण जो शाश्वत होते हैं। इसमें दूसरा स्टेटमेंट बस सही होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी जो कि एक अविभाज्य मानव अधिकार था? पहले ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट निस्बिट, दूसरा ऑप्शन है इजाया बर्लिन, तीसरा ऑप्शन है विंस पेयर, चौथा ऑप्शन है स्किनर। इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा इजाया बर्लिन। विकल्प की स्वतंत्रता वगैरह ये सब किससे रिलेटेड है? इजाया बर्लिन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक सुख को इस तरह से परिभाषित करने के लिए प्लेटो की आलोचना की जो साम्यवादी रूस की लौह आवरण प्रणाली से मिलती जुलती है? बर्नर फिटे, दूसरा ऑप्शन है अर्नोल्ड टाइनबी, तीसरा ऑप्शन है आर क्रासमैन और चौथा ऑप्शन है सेल्डन एस बोलिंग। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बर्नर फिटे होगा। अब है 82वां क्वेश्चन, किसने कहा रिपब्लिक यानी गणतंत्र की सुंदरता यह है कि गणतंत्र केवल एक राजनीतिक स्वप्नलोक ही नहीं बल्कि साथ ही एक दार्शनिक स्वप्नलोक भी। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों लियो स्ट्रॉस का है। रिपब्लिक में गुफा के रूपक यानी एलेगोरी ऑफ केव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर गलत है? पहला है दार्शनिकों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जनता के पास नहीं लौटना चाहिए। रिपब्लिक में जो एलेगोरी ऑफ केव का संबंध आता है उसमें गलत क्या है? तो दार्शनिकों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जनता के पास नहीं लौटना चाहिए। एलेगोरी ऑफ केव से क्या संबंध है इसका? तो इसमें जो ऑप्शन दोस्तों सही है इसको आप देख सकते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है डी होगा, 1 और 3। ये गलत है बेसिकली। क्या? दार्शनिकों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए, ये गलत है। ऐसा कोई सिद्धांत या नियम प्लेटो ने रिपब्लिक में गुफा के रूपक के माध्यम से नहीं दिया है। जनता के पास नहीं लौटना चाहिए ऐसा भी कोई बात वो नहीं कहता है, बल्कि रिपब्लिक है जो कि एक आइडल स्टेट की बात करता है जिसको फिलोसोफर किंग रूल करेगा, उसको शिक्षित होना चाहिए ऐसी बात ये करता है। तो हमें गलत पूछा है तो 1 और 3 इसमें गलत होंगे। प्लेटो के वैचारिक अवधारणात्मक यथार्थवाद कंसेप्चुअल रियलिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता है, ये थे नहीं है, ए है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका, या वे होगा, ये वे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता है। दूसरा है, हम किसी अवधारणा को उसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्तों के साथ ठीक से परिभाषित कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इसका संदर्भ वास्तविक चीजों से होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये JNK का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है, तो इसको आप हल्का क्वेश्चन मत समझिएगा। प्लेटो ने जो वैचारिक अवधारणात्मक यथार्थवाद है, कंसेप्चुअल रियलिज्म है, उसके बारे में हमें सत्य कथन बताने हैं। तो वे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता है, हम किसी अवधारणा को उसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्तों के साथ ठीक से परिभाषित कर सकते हैं, इसका संदर्भ वास्तविक चीज़ों से होना चाहिए। इसमें हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा आपका, सभी जो स्टेटमेंट हैं वो सही है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? हेगल और कांट की, मार्क्स और वेबर की, प्लेटो, हेगल और मार्क्स की, प्लेटो और अरस्तू की। तो ये बेसिकली ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में किसकी चर्चा की गई है? प्लेटो, हेगल और मार्क्स। और ये जो कार्ल पॉपर है थिंकर, अपनी इस पुस्तक में प्लेटो, हेगल और मार्क्स तीनों को सर्वाधिकारवाद का प्रणेता मानता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छुपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती? ये कौन बोलता है? तो व्हाट ऑब्वियस है कि प्लेटो बोलेगा। अब फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन एक देखते हैं। कथन है कि प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना तथा बढ़ावा देना। दूसरा है, रीजन
इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट, पहले तो पता करो आपकी क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने में सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण है जो राज्य और उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को पर लक्षित करता है। तो ये किसने बताया है? ये सिवाइन ने बताया। प्लेटो का कौन सा ग्रंथ मोनोलॉग स्टाइल में लिखा गया है ना? प्लेटो के ज्यादातर ग्रंथ लिखे गए हैं डायलेक्टिकल फॉर्म में, यानी डायलॉग के फॉर्म में, संवादात्मक शैली में लिखे गए हैं। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है प्लेटो का जो मोनोलॉग, यानी प्लेटो खुद से लिखता गया है ना, किसी से डायलॉग करके उसने नहीं लिखा है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट, ऐसा कौन सा ग्रंथ है उसका? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये, वो ऑप्शन बी होगा, रिपब्लिक। प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं? अपॉलजी, फीडो, द स्टेटमेंट एंड द लॉज। इसमें से कौन सी पुस्तकें हैं जो सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं? इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सी होगा, 3 और 4, द स्टेटमेंट और द लॉज। ये पुस्तक सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस पीडीएफ में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करने का काम किया है, तो ये आप इससे देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ से ये पहला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है प्लेटो के ऊपर। हमने लगभग 90 क्वेश्चन, लगभग क्या एग्जैक्ट 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे हम लोग एरिस्टोटल के बारे में भी 80-85 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके हमारा ये काम चलेगा। तो होप कि आप लोग इस सीरीज को लाइक करेंगे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।